हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। आज मैं आप सभी के साथ जिस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो जीएसटी की कोई सेक्शन नहीं है, जीएसटी का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन वो डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस है। इन डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन के माध्यम से हम हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमें प्रोविजन याद नहीं रहता है या सेक्शन हम याद नहीं कर पाते हैं या हमें वो समझ नहीं आता है, तो इसलिए आज हम लोग डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखते हुए, लाइव एग्जाम्पल को देखते हुए या जो केस हुए हैं उनको देखते हुए हम हमारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे और प्रोविजन को भी समझ पाएंगे और इसी के साथ सेक्शन को भी बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। हमारे डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हम हमारे कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर पाएंगे। वैसे तो जो डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस होते हैं वो जो बंदा अप्लाई करता है, जो पर्सन अप्लाई करता है, मतलब जो एप्लीकेंट होता है उसके ऊपर ही एप्लीकेबल होते हैं, और जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसने अप्लाई किया है उस पर ही वो एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसे रेफरेंस के लिए काम में ले सकते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और हमारे केस को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इन डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस को कैसे समझेंगे, तो इसके लिए मैंने टोटल 5 पॉइंट डिसाइड किए हैं। इन 5 पॉइंट के माध्यम से हम उस डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस को समझेंगे। हर डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन के अंदर हम ये 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा जो डिस्कशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा और हम हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले पॉइंट में हम लोग जो बात करेंगे वो होगा एप्लीकेंट के बारे में, मतलब जिसने डबल आर अथॉरिटी के सामने अप्लाई किया है कि मेरा ये इशू है, इसको रिजॉल्व किया जाए, या मेरा ये क्वेश्चन है, इसको रिजॉल्व किया जाए। तो वो एप्लीकेंट के बारे में हम समझेंगे कि क्या एप्लीकेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या वो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है या वो पार्टनरशिप कंसर्न है, और वो किस नेचर का बिजनेस करती है। सेकेंड पॉइंट में हम क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन मीन्स उसका क्या क्वेश्चन है, उसका इश्यू क्या है, किस के लिए उसको सॉल्यूशन चाहिए, उसे हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट के नाम फैक्ट लेंगे, मतलब ओवरऑल मैटर क्या है, पूरा मैटर क्या है जिसके लिए उसको डबल आर अथॉरिटी का डिसीजन चाहिए या जिसके बारे में उसको क्लेरिफिकेशन चाहिए, वो हम इस पॉइंट के अंदर कवर करेंगे। फोर्थ पॉइंट के अंदर होगा सबमिशन। सबमिशन के अंदर जो एप्लीकेंट है वो अपना सबमिशन देगा, वो फैक्ट रखेगा, वो अपने आर्ग्यूमेंट रखेगा कि मेरे लिए ये वाला बेटर होना चाहिए, या इस केस के अंदर ये प्रोविजन अप्लाई होना चाहिए, इस केस के अंदर इस सिचुएशन में ये चीज एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो अपना सबमिशन देगा। फिफ्थ पॉइंट होगा फाइंडिंग। फाइंडिंग सबसे लास्ट है बट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस फाइंडिंग में ही जो डबल आर अथॉरिटी है वो अपना डिसीजन देगी। इस फाइंडिंग के अंदर क्या होगा, डबल आर अथॉरिटी अपने आर्ग्यूमेंट रखेगी और किस केस के अंदर क्या होना चाहिए उस बात को, उस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डबल आर अथॉरिटी डिसीजन देगी, और जो डिसीजन डबल आर अथॉरिटी के द्वारा दिया जाएगा वो डिसीजन फाइनल होगा। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन डबल आर अथॉरिटी के डिसीजंस। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला लेते हैं, वो है बीजी एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड का केस। इस केस के अंदर जैसा कि बोला था कि हम 5 पॉइंट के अंदर हर डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है एप्लीकेंट। अब हमें एप्लीकेंट के बारे में जानना है। तो इस केस में जो एप्लीकेंट है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो एरेक्शन कमीशनिंग ऑफ लिफ्ट्स एंड एलिवेटर्स के बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है। वो डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों तरह के जो लिफ्ट्स का इंस्टॉलेशन होता है उसके अंदर वो काम करती है। अब यहाँ पर उसका क्वेश्चन ये था कि मेरे ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या एप्लीकेबल होगी। अभी वो करंटली जो रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर रही है इंस्टॉलेशन के केस में, वो 18% रेट ऑफ टैक्स चार्ज कर रही है। लेकिन उसे ये डर है कि कहीं मैं कोई ज्यादा रेट तो चार्ज नहीं कर रही हूँ, कहीं 12% ही एप्लीकेबल होना चाहिए और कहीं मैं 18% तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए उसने क्या किया, डबल अथॉरिटी के सामने अपनी एप्लीकेशन दी कि मेरी रेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होनी चाहिए, या फिर इस केस के अंदर रेट ऑफ जीएसटी क्या होना चाहिए वो क्लियर करावें। तो उसने सबमिशन क्या दिया कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है जो इसी बिजनेस के अंदर एंगेज्ड है और वो 18% की रेट से जीएसटी चार्ज नहीं कर रहा है, जबकि सेम सर्विस के ऊपर वो 12% की रेट से जीएसटी चार्ज कर रहा है। इस केस में उसने अपने सबमिशन के अंदर कोई सपोर्टिंग एग्रीमेंट नहीं लगाया, लेकिन उसने क्या किया, इनवॉइस की कॉपी अटैच कर दी। जो परफॉर्मा इनवॉइस उसके कॉम्पिटिटर का था उसे उसने अटैच कर दिया कि देख लो यही सर्विस वो प्रोवाइड करवा रहा है और इसके ऊपर वो 12% जीएसटी चार्ज कर रहा है। फिर डबल आर अथॉरिटी ने अपनी फाइंडिंग दी, उसके अंदर डबल आर अथॉरिटी ने ये कहा कि हम इसका क्लासिफिकेशन चेक करते हैं, मतलब जो सर्विस आप प्रोवाइड करवा रहे हो इंस्टॉलेशन की, लिफ्ट्स की, एलिवेटर्स की, उसका क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जब वो क्लासिफिकेशन के अंदर गया तो जो SAC कोड एप्लीकेबल हो रहा था वो हो रहा था 995466, और इस कोड के अंदर जो जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होती है वो होती है 18%। ये रेट नोटिफिकेशन आया था 11/2017, जो कि 28/6/2017 को आया था। तो
तो इस सारी स्थिति को देखते हुए ये क्लियर हो जाता है कि क्लासिफिकेशन के बेस पे यहाँ पर जो जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होनी चाहिए वो 18% होनी चाहिए। तो डबल आर अथॉरिटी ने यहाँ पर डिसीजन भी यही दिया और ये कहा कि आप अपने कॉम्पिटिटर को देखते हुए रेट ऑफ जीएसटी डिसाइड नहीं कर सकते हो, जो लॉ है, जो प्रोविजन है, उसको देखते हुए आपको जीएसटी की रेट को डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके ऊपर 18% जीएसटी की रेट एप्लीकेबल हो रही है, तो आपको 18% जीएसटी की रेट एप्लीकेबल करनी पड़ेगी, अपने इनवॉइस में 18% जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। देखते हैं सेकेंड डबल आर अथॉरिटी का डिसीजन, वो था ऑलेटी लैंडमार्क अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन के केस में। इसके अंदर क्या हुआ था, जो एप्लीकेंट था वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग रजिस्टर्ड वेलफेयर एसोसिएशन था। मतलब कई बार क्या होता है, सोसाइटी के अंदर एक वेलफेयर एसोसिएशन बना देते हैं, जो क्या करता है, सोसाइटी के अंदर जो कंस्ट्रक्शन होता है, रिपेयर होता है, रेनोवेशन होता है, मेंटेनेंस होता है, उस काम को वो देखता है। तो यहाँ पर भी क्या किया, सोसाइटी वालों ने मिलकर के एक एसोसिएशन बना दिया और वो एसोसिएशन क्या करता है, सोसाइटी के अंदर जो भी अल्टरेशन करने हैं, जो भी रिपेयर करनी है, जो भी रिनोवेशन करना है, उसका काम देखता है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एसोसिएशन बनाया है ये कर्नाटका अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 1972 में भी रजिस्टर्ड है और जीएसटी के अंदर भी ये वाला रजिस्टर्ड है। अब इस केस में हुआ क्या, उसका क्वेश्चन क्या था कि ये जो एसोसिएशन है इसने डबल आर अथॉरिटी में अप्लाई किया और ये क्वेश्चन रेज किया कि हम जो सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब जो हम रेगुलर रिपेयर करते हैं, इसके साथ साथ अगर फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक रिपेयर का क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई मेजर रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ जाए तो हम वो भी करते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फंड रेज कर रहे हैं और वो फंड हम क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक पर्पज में ही काम में लेंगे और इसकी हम सेपरेट अकाउंट भी काम में लेंगे और सेपरेट अकाउंटेंसी भी मेंटेन करेंगे, इसका सेपरेट अकाउंट और लेजर मेंटेन होगा। तो इस केस के अंदर उनका क्वेश्चन ये था, क्या इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा क्या, मतलब जो वो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जो प्लान्ड और अनप्लान्ड इवेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा क्या। तो उनकी जो फाइंडिंग थी, उन्होंने जो सबमिशन दिया, उन्होंने ये बोला कि हम जो अमाउंट जो कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे बायलॉ में लिखा हुआ है, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में कोई अमाउंट कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे बायलॉज के अंदर ये वाली चीज लिखी हुई है, इस वजह से हम ये कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि कोई भी अमाउंट अगर रिसीव होता है एज ए कंसिडरेशन, कब, जब आप गुड्स और सर्विस सप्लाई करते हो, तो उस केस में कंसिडरेशन की डेफिनेशन को उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए ये बोला कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये बोलता है कि जब आपको कोई अमाउंट कंसिडरेशन रिसीव होता है, किसके लिए, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए या फिर आपने कोई प्रॉमिस किया है गुड्स और सर्विस देने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं किया है किसी तरह की गुड्स और सर्विस देने के लिए, हमने तो यहाँ पर फ्यूचर में अगर कोई इवेंट अकर होता है, मतलब फ्यूचर में कोई मेजर रिप्लेसमेंट आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये फंड काम में लेंगे, इसको यूज करेंगे, तो हम पर यहाँ पर जीएसटी चार्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन में सेट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर डबल आर अथॉरिटी ने जो फाइंडिंग दी, डबल आर अथॉरिटी ने ये बोला कि हाँ, डिपॉजिट के ऊपर किसी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं होता है, लेकिन अगर सर्विस के केस में एडवांस अगर कोई रिसीव होता है तो उस केस में जीएसटी चार्ज होता है। और अगर आपकी सिचुएशन को देखा जाए तो आप क्या कर रहे हो, आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि आप पर अनम 10,000 रुपए चार्ज करोगे मेजर रिप्लेसमेंट के लिए, जो कि फ्यूचर में आने वाला है। आप ये जो 10,000 रुपए चार्ज करोगे या वापस रिफंड नहीं करोगे, आपके एग्रीमेंट में ये साफ लिखा हुआ है। जब कोई अमाउंट आप वापस रिफंड नहीं करोगे तो उसे आप डिपॉजिट कैसे मान सकते हो, फिर वो एज ए एडवांस होगा। और सर्विस के केस में सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सब क्लोज ए ये बोलता है कि जब भी कोई सर्विस के अंदर जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी होती है, मतलब जो टाइम ऑफ सप्लाई होता है, वो होता है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पर आपको पेमेंट पहले मिल रहा है, 10,000 रुपीज आपको पहले मिल रहे हैं, तो जब आपको पेमेंट रिसीव हुआ तब आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि इस एडवांस अमाउंट के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, लेकिन क्वेश्चन ये था कि कौन सी रेट से यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा। तो रेट के लिए फिर हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे और जब इसका क्लासिफिकेशन चेक किया गया तो जो एसएसी कोड आया वो आया 9995 और उसके अंदर जो जीएसटी की रेट एप्लीकेबल हो रही थी वो थी 18%। तो मतलब कुल मिलाकर जब भी कोई सोसाइटी ऐसा काम करती है जिस केस के अंदर वो एडवांस लेती है, एज एडवांस, एज गुड एज ये एडवांस ही है, क्योंकि ये वाला अमाउंट आप वापस रिफंड नहीं करोगे, तो उस केस में जीएसटी एप्लीकेबल होगा और वो जीएसटी 18% की रेट से एप्लीकेबल होगा। इस केस में डबल आर अथॉरिटी ने ये वाला डिसीजन दिया। लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस है मेसर्स कुणाल स्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का। यहाँ पर जो एप्लीकेंट है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और वो कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। यहाँ पर उसका क्वेश्चन ये था कि जो कंस्ट्रक्शन की सर्विस में प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसके ऊपर जीएसटी की रेट क्या एप्लीकेबल होनी चाहिए।
क्योंकि ये जो क्वेश्चन उसने रेज किया वो जीएसटी की रेट का था, इसलिए डबल एआर अथॉरिटी ने उसको एडमिट कर लिया और उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। अब इस जो पूरा केस था उसको हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर क्या था, राजकोट के अंदर एक दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उसके कंस्ट्रक्शन का काम हाइट्स लिमिटेड को मिला, जो कि एक तरह से गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है। गवर्नमेंट का कोई भी काम किसको मिला, एक मैन कॉन्ट्रैक्टर को मिला। मैन कॉन्ट्रैक्टर ने उस काम को सबलेट कर दिया कुणाल स्ट्रक्चर को। अब यहाँ पर कुणाल स्ट्रक्चर जो हाइट्स लिमिटेड के फेवर में इनवॉइस रेज करेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वो जीएसटी कौन सी रेट से चार्ज करेगा। तो यहाँ पर एप्लीकेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया, मतलब कुणाल ने ये वाला आर्ग्यूमेंट दिया, कुणाल स्ट्रक्चर ने ये वाला आर्ग्यूमेंट दिया कि एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 जो कि 25/1/2018 को आया था। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जब कोई सब कॉन्ट्रैक्टर मैन कॉन्ट्रैक्टर को कोई कंस्ट्रक्शन की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, और मैन कॉन्ट्रैक्टर वो वाली सर्विस किसके लिए ले रहा है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, लोकल अथॉरिटी के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए, और गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए, गवर्नमेंट एजेंसी के लिए या गवर्नमेंट एंटिटी के लिए, तो उस केस में जो जीएसटी की रेट एप्लीकेबल होगी वो 12% होगी, 18% नहीं होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि क्या ये रेट प्रोस्पेक्टिव बेस पे एप्लीकेबल होगी या फिर रेट्रोस्पेक्टिव बेस पे एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर डबल एआर अथॉरिटी ने अपनी फाइंडिंग दी और उन्होंने कहा कि कोई भी नोटिफिकेशन जब वो पब्लिश होता है ऑफिशियल गजट में, उस दिन से वो इफेक्टिव होता है, और या फिर अगर उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन हो तो उस डेट को वो एप्लीकेबल हो जाएगा। इस केस में जो ये नोटिफिकेशन आया था 1/2018, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं थी, इसलिए ये प्रोस्पेक्टिव डेट से माना जाएगा, मतलब ये 25/1/2018 से एप्लीकेबल माना जाएगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये निकलता है कि जो सर्विस कुणाल स्ट्रक्चर ने 25/1/2018 से पहले प्रोवाइड की है कंस्ट्रक्शन की, उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज होगा, और जो सर्विस उसने 25/1/2018 के बाद में प्रोवाइड की है उसके ऊपर जीएसटी की रेट 12% चार्ज होगी। अब जो फोर्थ डबल एआर अथॉरिटी का डिसीजन है वो है हार्डी पावर सिस्टम का। हार्डी पावर सिस्टम एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी और वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, वो जिस बिजनेस के अंदर एंगेज थी वो था एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल के बिजनेस के अंदर वो एंगेज थी। अब उसका ये क्वेश्चन था कि जो कंसेशनल रेट है 12% वाली, क्या मेरे इलेक्ट्रिकल वाले बिजनेस पर भी वो 12% वाली रेट एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर अब इस पूरे फैक्ट को समझने के लिए मैंने एक फ्लो चार्ट की सहायता ली है। इस फ्लो चार्ट की सहायता से हम पूरे केस को समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, कर्नाटका के निगम लिमिटेड ने एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिया ओकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। ओकेन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने पूरे कंस्ट्रक्शन में से जो इलेक्ट्रिकल वर्क था उसका एक पार्ट किसको दे दिया, साहस इलेक्ट्रिकल्स को। और साहस इलेक्ट्रिकल्स को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसका एक पार्ट, मतलब इलेक्ट्रिकल फिटिंग का पार्ट, उसने किसको दे दिया, हार्डी पावर सिस्टम लिमिटेड को। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हार्डी पावर लिमिटेड या हार्डी पावर सिस्टम जो जीएसटी की रेट चार्ज करेगा वो 12% जीएसटी की रेट चार्ज कर सकता है क्या, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 जो कि 25/1/2018 को आया था, क्योंकि उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे जो जीएसटी की रेट होने वाली है वो 12% चार्ज की जा सकती है। अब यहाँ पर डबल एआर अथॉरिटी ने ये फंडिंग दी कि जो नोटिफिकेशन आया था 1/2018 वो सब कॉन्ट्रैक्टर के केस में तो था, लेकिन जब सब कॉन्ट्रैक्टर मैन कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवाता है कंस्ट्रक्शन की, उस केस में ही ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल था। और करंट सिचुएशन में क्या है, सब कॉन्ट्रैक्टर फिर वापस सब कॉन्ट्रैक्टर को सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, तो इस केस में ये वाला जो रेट है 12% वाली वो एप्लीकेबल नहीं होगी, और ये जो हार्डी सिस्टम है इसको 18% रेट से जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पर उन्होंने दूसरा एस्पेक्ट ये भी कवर किया कि जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी कवर नहीं हो रही है एंट्री नंबर 3 सब क्लोज नंबर 6 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 जो कि कब आया था, 2017 के अंदर आया था, जिसकी रेट ऑफ टैक्स क्या थी, 18%। उसके अंदर क्या बोला गया था कि जो एंट्री 3 की सब क्लोज नंबर 6 के अंदर जो जो आइटम कवर होंगे उसके ऊपर ही ये वाला नोटिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। कौन सा, 1/2018, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन के केस में 12% की रेट एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पर कंक्लूसिवली देखा जाए तो उस एंट्री में इलेक्ट्रिकल सर्विस शामिल नहीं है, तो इस कारण से वहां पर सीधा सीधा ही 18% जीएसटी की रेट चार्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर दोनों एस्पेक्ट को रखते हुए हमने इस केस लॉ को भी समझा। जो फिफ्थ केस लॉ है वो है एक अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट है, वो क्या करता है, उसके पास एक बिल्डिंग है, वो रेंट पे देता है, किसको देता है, बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास वेलफेयर, वो उसको क्या करता है, वो जो अपनी बिल्डिंग है वो रेंट पे दे रहा है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि क्या इसके ऊपर जीएसटी चार्ज होना चाहिए, क्या ये टैक्सेबल है या फिर नहीं है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, उसने अपना सबमिशन दिया कि जब मैं वेलफेयर के लिए, बैकवर्ड क्लास के वेलफेयर के लिए मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मैं रेंटिंग की सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो वो आर्टिकल 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कवर होता है। वहां पर ये लिखा हुआ है कि जो 243G ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एंट्री कवर हो रही है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। तो डबल आर अथॉरिटी ने भी यहाँ पर इस बात को माना और उन्होंने भी बोला कि ये वाली सर्विस एग्जेम्प्ट मानी जाएगी, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इस तरह से हमने इन पांचों डबल आर अथॉरिटी के डिसीजन को समझा और इसके माध्यम से सेक्शन को समझा, नोटिफिकेशन को समझा। इसी तरह से अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आप हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।